कितना बेकार सा स्टेटमेंट बोला। बोला कि शिवाजी कहीं से भी आ जाता है, पहाड़ी चूहा है। तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी, क्योंकि औरंगजेब का मैंने आपको बताया उसका साउथ का जो एक्सपेडिशन है वो कामयाब ही नहीं हो पाया, दक्षिण के अभियान में वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। और उसका जिम्मेदार वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक घटना को मानता रहा, जब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैद किया था कि मैंने क्यों जाने दिया। तो ये उसका पहला प्रयास क्या रहा? असफल प्रयास। याद रखेंगे ना, थम्स अप करें, हाँ जी। दूसरा प्रयास, मामा शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान, राधा शाइस्ता खान, ये कौन है? मैंने आपको बताया औरंगजेब का मामा है। 1660 में, 1660 में। अब इसने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कंट्रोल में जो पूना था, चाकण का किला उन्होंने जीत रखा था। 1656 में ही उन्होंने कल्याण का किला भी जीता था। छोटे छोटे किले उन्होंने जीत रखे थे। तो ये 1660 में जाकर के और 1.5 लाख की सेना लेके भेजा इसको औरंगजेब ने। अब 1.5 लाख की सेना का मुकाबला सामने से तो करना निरी मूर्खता होगी। अगर आपके पास उतनी बड़ी शक्ति नहीं है, फिर तो आपका अभियान कमजोर हो जाएगा। बहादुर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 2 लाख लोग खड़े हुए और आप ये कहें कि हाँ मैं लड़ूंगा। आप उन 2 लाख लोगों को कैसे डिस्पर्स कर पाएंगे, कैसे उनको बांट पाएंगे, और एक समय पर आकर आप शक्तिशाली हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि सुकरात का विरोध किया उनके शिष्य, शिष्य के भी शिष्य अरस्तु ने। सुकरात ने कहा कि तुमको विरोधी होना चाहिए, अगर कुछ असत्य है, कुछ गलत है, तो उसके खिलाफ तुमको विरोध करना चाहिए। और वह विरोध एक आपका प्रत्यक्ष विरोध होना चाहिए, डायरेक्ट अपोजिशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अरस्तु का क्या मत था? उसने कहा नहीं, क्यों करें डायरेक्ट विरोध। वाह भाई वाह। अरस्तु को उनके विरोध के चलते खत्म कर दिया गया ना। अरस्तु ने कहा कि मुझे मौत भी स्वीकार है अगर असत्य का विरोध करते हुए मुझे मौत मिले। अरस्तु, सॉरी, सुकरात ने कहा था। अरस्तु ने कहा हम क्यों मरें, हम पहले तो जो व्यक्ति शक्ति में है उसको सम्मान देंगे, उससे नमस्कार करेंगे, चाहे उसने गलत तरीके से उसको हत्याया हो, हम जानते हैं लाख। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हम शक्ति नहीं बन जाएंगे, नहीं तो चेंज ही नहीं आएगा। जो चेंज आप चाहते हो वो आ ही नहीं सकता फिर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, शाइस्ता खान। तो वो 3 साल तक आपका वहां पर बहुत, उसने कई किलों को वापस से छीन लिया। 1663 में ये रहता था वहां पर पूना में आपका, पूना में आपका जो लेटा हुआ आराम से विजन बनाता रहता था कि भाई कहाँ हमको क्या जीतना है। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं नवीन भाई, आप तो सच में शिक्षा, हाँ दुनिया ऐसी ही है। ओके। तो 1660 में शाइस्ता खान कब तक परेशान करता रहा बताओ, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। 1663 में पूना में लेटा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसी दिन कर लिया कि भाई अभी जाके अभियान करेंगे तुरंत। और जब तुरंत अभियान करेंगे तो वो क्या हुआ, उन्होंने खिड़की से एंटर किया इसके महल में जहां पर रुका हुआ था। और वहां पे जितने भी अंगरक्षक थे, वहां इतनी जबरदस्त तलवार चली। और वो लेटा हुआ शाइस्ता खान, मामा, मामा ने सोचा यार क्या गड़बड़ होगी एकदम से। अरे भाई भाग क्यों रहे हो, अरे क्या, उसने वो शिवाजी आ गए। उसने बोला बेटा आज मरवा दी, सोते सोते ही शिवाजी आ गए। तो ये कहते जिस रसोई से उन्होंने एंटर किया था वो उधर ही भागा एकदम से। और जब उधर ही भागा तो उस रसोई से कूद के भाग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वहीं उस रसोई पर जहां से वो पकड़ के भाग रहा था, तो कहते उसका एंगल ये था पिछला वाला, जैसे आदमी खिड़की से भागेगा तो हाथ पकड़ के जा रहा होगा, तो उसका इधर से ऐसे तलवार लगी, इधर से तो कान कटा और इधर से उंगलियां कटी, लेकिन भाग गया। तभी तो औरंगजेब ने उसको कहा मामा तू किसी लायक नहीं है, तुझको बनाते बंगाल का सूबेदार। तो दक्षिण की सूबेदारी छीन ली गई थी शाइस्ता खां से। तो शाइस्ता खां भी क्या रहा, असफल रहा। बात समझ में आई? शाइस्ता खां भी क्या रहा, इसमें असफल रहा। अब औरंगजेब को ये लग गया यार क्या कर रहे हो तुम लोग। अब उसने ढूंढा कि सबसे बेहतरीन कमांडर ढूंढो, सबसे बेहतरीन कमांडर कौन है इस मुगल सेना में। तो उस समय पे सबसे बेहतरीन कमांडर जो मिले वो मिले इनको जयसिंह, क्योंकि जयसिंह योग्यतम भी थे और कूटनीतिक भी थे।
औरंगजेब के पिता शाहजहां का एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब जयसिंह ने उनका साथ ना दिया हो। तो वो एक बेहतरीन कमांडर्स में थे, एक थे मुगल सेना में जयसिंह। और उनका जयसिंह अब तुम्हारे हाथ में बात है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो जयसिंह ने कहा ठीक है। अब जयसिंह की एक्सपर्टीज थी, तो जयसिंह ने पहले तो जाने से पहले ही बहुत सारे धन की व्यवस्था की। वहाँ जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग हैं जो छत्रपति के विरोधी हैं, जो छत्रपति की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हैं। जब किसी व्यक्ति का पद बड़ा होता है, जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, तब उसके खिलाफ तमाम तरह की प्लानिंग्स होती है। इस सब से तुम परिचित हो। अभी भी एक आईना मैंने तुम्हें दिखाया था, तो आप कहेंगे हाँ जी ये होता है। तो जैसे उनका पद बढ़ा तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करते होंगे। अब ईर्ष्या करते होंगे तो उन्होंने, लोगों ने अब खुद को सरेंडर कर दिया, बेच दिया खुद को। और इसी का फायदा उठाया कि जयसिंह पहुंचा कहां पर, किस किले पर, पुरंदर के किले पर। और पुरंदर के किले पर लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सरेंडर करने को मजबूर। और उस समय पर उन्होंने स्थिति ये देखी कि बहुत सारे जो कमांडर्स हैं जो बगावत करने पर उतरे हुए हैं, या एक बड़ी मुगल फौज आ चुकी है, तो अभी सरेंडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि लड़ाई कैसे जारी रखोगे। अब एक पक्ष तो वो है कि नहीं, शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह कवायद सीधी होनी चाहिए। एक पक्ष है आपका देश में दक्षिण में, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वीडी सावरकर। उनके पक्ष का कि वीडी सावरकर ने माफी की चिट्ठी लिखी, तो लिखी क्यों अंग्रेज सरकार से जब वो सेल्युलर जेल में थे? नहीं लिखनी चाहिए थी। सरदार भगत सिंह जी ने तो नहीं लिखी चिट्ठी। तो वो उनके अपने सोचने और समझने का तरीका। भगत सिंह अपनी तरह से सोचते हैं, सावरकर अपना खुद का एक्सप्लेनेशन देते हैं। सावरकर कहते हैं कि मेरी चिट्ठी लिखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर मैं ही खत्म हो जाता तो वो क्रांति आगे नहीं बढ़ पाती। भगत सिंह जी का ये मानना है कि मेरी मृत्यु के बाद में वो क्रांति धधक उठेगी। तो ये उनके क्या है, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने क्या किया कि भाई अब सरेंडर करते हैं, तो इसीलिए इतिहास में उसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई है? तो ये जयसिंह के टाइम पे हुई। तीसरा तीसरा प्रयास किसके लिए है? जयसिंह के द्वारा। इसको अभी नोट करेंगे, क्योंकि जयसिंह को बहुत मजबूरी में भेजा गया था कि भैया अब सहन नहीं होता। मैंने एक बात बताई थी आपको कि सूरत के बंदरगाह की कमाई किसको जाती थी? सूरत के बंदरगाह की कमाई किसको जाती थी? बोले भी फटाफट से। तो आप कहेंगे वो जाती थी जहान आरा को, जहान आरा को। और जहान आरा को अगर वो कमाई जाती थी, तो उस समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या किया कि 1664 में सूरत को अटैक कर दिया। सूरत को कि भाई यहाँ से धन की प्राप्ति होगी अपने संघर्ष के लिए। और सूरत पर उनका आक्रमण हुआ था 1664 में। तो बहुत ज़्यादा दबाव था औरंगजेब के ऊपर, इसलिए 1665 में वो पुरंदर की ओर चला। तो ये दोनों घटनाएं परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि वो 2 बार परेशान करेंगे इनको, मुगलों को। 1664 में सूरत पर आक्रमण किया, सूरत पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन सूरत, अटैक्ड ऑन सूरत इन 1664, 1664 में। ठीक है। और 1665 में मैंने क्या बताया, 1665 में हुई पुरंदर ट्रीटी, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर ट्रीटी इन, पुरंदर ट्रीटी इन 1665, 1665। अब देखो इस पुरंदर संधि की शर्त जो है वो बहुत पूछी जाती है। पहली शर्त लिखना, पहली शर्त क्या थी? ये भी सोच लें किस किस के बीच में होगा, अगर कोई साथी ना कनेक्ट कर पाए तो याद रख लेना, ये है जय सिंह और
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बीच की संधि है, पुरंदर की संधि बोलते हैं। पुरंदर के किले पर जब उसने अटैक कर लिया, तो इस समय पर आपका 35 किले हुए थे शिवाजी महाराज जी के पास में। तो 35 में से 23 किले देने पड़े, 23 किले देने होंगे, 35 में से 23 किले देने होंगे, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी इसमें, 4 लाख हूण, हूण उस समय करेंसी चलती थी वहां पर, वार्षिक आय की भूमि देनी होगी। भूमि मतलब तुम्हारे पास टोटल जो जमीन है उसमें से वो भूमि जिसकी इनकम जो है 4 लाख होना है, क्योंकि उनके पास जो उस समय पर टोटल लैंड थी, जमीन थी, उससे टोटल ही इनकम थी 5 लाख होना। कितनी थी, यानी 4 लाख तो ये अपनी तरफ कर रहे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास में कितना बचा, फिर बताओ, आंसर करें फटाफट से बताएं। तो आप कहेंगे 4 लाख हूण वार्षिक आय की भूमि देनी होंगी, यानी कि 1 लाख छोड़ दिया। तीसरी शर्त क्या थी, तीसरी शर्त इसमें थी आपका मतलब बाद में जोड़ी गई, और एक वादा किया गया बीजापुर से सहयोग का। बीजापुर, बीजापुर के खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ सहयोग, क्योंकि बीजापुर किससे लड़ता रहता था, बीजापुर में बार बार मुगलों को, बोलेंगे मुगलों को बार बार बीजापुर से संघर्ष करना पड़ता था। हाँ जी भैया, कॉपरेशन अगेंस्ट, विद नहीं, कॉपरेशन अगेंस्ट, अगेंस्ट बीजापुर की, कभी भी बीजापुर से मुगलों का युद्ध होगा तो तुम साथ दोगे। अब इस संधि में एक शर्त और तय की गई कि भाई शिवाजी जो होंगे वो मुगल आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे, ना उनको बाध्य किया जाएगा। हाँ, उनके पुत्र जो हैं वो मुगलों को अपने साथ में, मतलब मुगलों के साथ जुड़ करके उनको शक्ति देंगे, बीजापुर के खिलाफ कभी संघर्ष होगा तो उन्होंने अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया, मुगल दरबार में, संभाजी को। और मुगलों ने क्या किया था, संभाजी को आपका 5,000 का मनसब बनाया। कितने का मनसब बनाया गया संभाजी को, बताओ फटाफट से, चौथा पॉइंट लिखना। इसी संधि के तहत क्या किया गया, संभाजी को 5,000 का मनसब बनाया गया, ऑफर ए पोस्ट ऑफ 5,000 मनसब टू संभाजी, मनसब बनाया गया, बनाया गया। इसके बाद में क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक शर्त इसमें अपनी तरफ से जुड़वाते हैं, वो बड़ी कमाल की शर्त है। इस बार यूजीसी नेट ने उससे क्वेश्चन पूछा 2023 में ही, टीडीएस एग्जाम में 2023 वाले में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा, कि उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, इसमें याद रख लेना, एक शर्त और जोड़ी गई, 1 एडिशनल कंडीशन वर एडिड टू द ट्रीटी, एक शर्त और जोड़ी गई। और वो शर्त क्या थी, दरअसल में उस समय बीजापुर के अधीन जो है आपका 2 क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे एक तो था कोंकण, ये किसके अधीन था, बीजापुर के, और एक होता था बालाघाट, ये भी किसके अधीन था, बीजापुर के, और बीजापुर मुगलों के खिलाफ होता था। तो इन्होंने कहा कि भाई कोंकण जो क्षेत्र था, इससे अगर हम उस समय पे इनकम की बात करें तो इससे इनकम होती थी 4 लाख हूण एनुअली, 4 लाख हूण वार्षिक इससे इनकम थी। और जो बालाघाट क्षेत्र था, यहाँ की भूमि से जो इनकम होती थी वो होती थी 5 लाख हूण वार्षिक औसतन। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा कि भाई ये दोनों जगह आप मुझे दो, दोनों जगह मुझे दो, यहां से दोनों की दोनों जगह मुझे ऑफर कर दो। अब उन्होंने कहा ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में बेशक नहीं है, आप इन जगहों को मुझे दे दो, मैं इनको अपने आप जीत लूंगा। और आने वाले 13 वर्षों में वर्ष के हिसाब से, मतलब किस्तों के हिसाब से, मैं आपको 40 लाख हूण दूंगा। तो आप सोचिए मुझे कितने वर्ष का प्रॉमिस है, 13 वर्षों का। तो 13 वर्षों में कितनी इनकम हो जाएगी टोटल, बताओ पहले। 4 और 5 कितना हुआ, हर साल का 9 लाख आ रहा है, तो 13 वर्षों में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 वर्षों में आ जाएगा भैया 117।